नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो बीए का आपका पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें जो पहला कोर्स आपको है डीएससी 1A, उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। 12वीं तक आपने जो हिंदी पढ़ी, आगे जो आप महाविद्यालय में आए, ये इसमें जो पाठ्यक्रम है वो 12वीं तक के पाठ्यक्रम से आपका नितांत भिन्न रहेगा। सबसे पहले हिंदी भाषा में आपको निष्णात होने के लिए उसके साहित्य को समझना आवश्यक होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पहले हमें हिंदी भाषा के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। आपको विदित है कि हिंदी भारतीय गणराज्य की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो हिंदी भाषा है वो भारत की बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी है। कई लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जो इसको कई दूसरे लोग इसको मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर जो देश की जनसंख्या का अधिकतर जो भाग है वो हिंदी का व्यवहार किसी न किसी रूप में करता है, चाहे वो पहली भाषा के रूप में हो चाहे दूसरी भाषा सहायक भाषा के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप तक किस प्रकार पहुंची, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हिंदी का जो विकास है, जो उत्पत्ति है, वो संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत का आगमन भारत में आर्यों के साथ ही हो गया था। इतिहास आप पढ़ते हैं, आपको पता होगा आर्यों ने भारत पे आक्रमण किया और यहाँ पे जो यहाँ की जातियाँ थी, उनके साथ उनके युद्ध हुए। उसके उपरांत वो यहीं पे बस गए। तो अगर भाषा के विकास क्रम को हमने समझना है तो संस्कृत भाषा जो है वो आर्यों की भाषा थी। जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं मानी गई हैं, और जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं मानी गई है। तो संस्कृत भाषा के विकास क्रम को समझने के लिए इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी जो समय अवधि है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 प्रकार की भाषाएं व्यवहृत हुई, जिसमें से जो पहले 500 साल हैं, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में जो भाषा प्रयोग में लाई गई वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना हुई है। विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका नाम ऋग्वेद है, वो वैदिक संस्कृत में ही रचा गया है। उसके उपरांत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय है, जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, इस काल में जो भाषा थी, जो वैदिक संस्कृत थोड़ा विकसित होकर आगे की ओर बढ़ रही थी, उसे नाम दिया गया लौकिक संस्कृत। ये अपेक्षाकृत वैदिक संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न थी, थोड़ी सरल थी। इस भाषा में लौकिक संस्कृत में आपके रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई। ये आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जो 1000 साल तक लगभग रहा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके उपरांत हमारे पास आता है भाषा के विकास का अगला चरण, वो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। ये 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी तक चलता है, पूरे 1500 साल। इसमें जो सबसे पहला चरण है भाषा का, वो है पाली भाषा। पाली भाषा की जो समय अवधि है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। आपको पता होना चाहिए जितना भी बौद्ध साहित्य है वो पूरा पाली भाषा में लिखा गया है। अशोक के कई शिलालेख पाली भाषा में है, जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखे गए। उसके उपरांत 1 ईस्वी से जो 500 ईस्वी तक की समय अवधि है वो है प्राकृत भाषा की। प्राकृत भाषा जैन साहित्य की भाषा है। जितना भी जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसके उपरांत जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की जो समय अवधि है 500 वर्ष की, उसमें जो भाषा है उसको नाम दिया गया अपभ्रंश। भाषा का विकास आपको समझ आ रहा होगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश से जो वो हिंदी की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। अपभ्रंश का अगर शाब्दिक अर्थ आप लें तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। जब कोई भाषा अपने परिनिष्ठित रूप से भिन्न आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगती है तो उसे बिगड़ी हुई भाषा विद्वानों द्वारा कहा जाता है, और उसे साधारण रूप में अपभ्रंश कह दिया गया। अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप थे पूरे उत्तर भारत में अलग अलग थे। शौरसेनी अपभ्रंश,
पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश वगैरह वगैरह। अपभ्रंश के इन्हीं क्षेत्रीय रूपों से हिंदी की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम शौरसेनी अपभ्रंश आता है। शूरसेन प्रदेश में बोली जाती थी। शूरसेन माने आज का जो मथुरा के साथ का जो एक क्षेत्र है उसे शूरसेन कहा जाता था, और वहाँ पे जो अपभ्रंश का रूप था उसे शौरसेनी कहा जाता था। तो शौरसेनी अपभ्रंश से जो आधुनिक हिंदी की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई है वो हुई है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की। उसके उपरांत जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है बिहारी हिंदी की। उसके उपरांत जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे उत्पत्ति हुई है आपके पूर्वी हिंदी की। इसी प्रकार पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा, उसी प्रकार से खस अपभ्रंश है उसे पहाड़ी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास होता है, उसकी उपभाषाओं का विकास होता है, और यहीं से 1000 ईस्वी के आगे हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल प्रारंभ होता है, जिसमें हिंदी एक मुख्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आती है। आपको पता होना चाहिए हिंदी किसी एक भाषा का नाम नहीं है, ये भाषाओं का एक समुच्चय है। इसके अंतर्गत इसकी 5 उपभाषाएं और उन 5 उपभाषाओं की आगे 18 बोलियां हैं। उन सबको मिलाकर हिंदी एक भाषा बनती है। आपको पता होना चाहिए जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 बुंदेली, नंबर 4 कन्नौजी, नंबर 5 हरियाणवी। ये जो 5 बोलियां हैं ये शौरसेनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। हिंदी की उपभाषा है शौरसेनी हिंदी, जो कि जिसकी उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी हिंदी की 5 बोलियां बताई मैंने, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके उपरांत हमारे पास जो दूसरा आता है वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो राजस्थान में बोली जाती है, इसकी उत्पत्ति भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारे पास आता है जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारे पास आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है, मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके पास आता है, मागधी अपभ्रंश से हमारे पास जो है वो बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। उसके बाद आपके पास आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है आपके पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हमारे पास बचती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से मानी गई है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। हिमाचल की तमाम जितनी भी पहाड़ी बोलियां हैं वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत समाहित की जा सकती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 5 उपभाषाएं हिंदी की और उनकी फर्दर 18 बोलियां सामने आती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं और इनके आगे 18 बोलियों का जिक्र मैंने आप सबके समक्ष किया। आप सभी को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसमें से जो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई शौरसेनी हिंदी थी, उसकी जो एक बोली है वो है खड़ी बोली हिंदी। वर्तमान में हम जिस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान में भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में जिसे मान्यता मिली है, वो हिंदी है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी ही कोई आज हम हिंदी कहते हैं। दरअसल वास्तव में खड़ी बोली हिंदी एक बोली है शौरसेनी पश्चिमी हिंदी की, जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली को ही हिंदी का रूप देकर इसे भारतीय संघ में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये थी थोड़ी सी भाषा की पृष्ठभूमि, किस तरह से हिंदी भाषा का विकास वैदिक संस्कृत से होता हुआ आधुनिक युग में 1000 ईस्वी तक जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल शुरू होता है उसमें माफ कीजिएगा, उसमें इसके आगे किस प्रकार से इसकी उपभाषाएं बनती है, किस प्रकार इसकी 18 बोलियां इसका विकास कर रही है। और जो हिंदी साहित्य है, अब हम आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर। जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत हम समूचे जितनी भी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं उनमें जो साहित्य लिखा जा रहा है, समूचे साहित्य का हम अध्ययन करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब मैं भाषाओं को थोड़ा
पीछे छोड़ के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर आ रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाए। सबसे पहले आपको इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास क्या है? इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति जमा हास। इति का अर्थ है ऐसा ही, हास का अर्थ है हुआ, अर्थात ऐसा ही हुआ। जो अतीत में जो घटा है, अतीत की जो घटनाएं हैं, उनका काल और क्रम के अनुसार ज्यों का त्यों उन घटनाओं का विवरण देना इतिहास कहलाता है। लेकिन साहित्य का इतिहास इतिहास से थोड़ा भिन्न है। साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कब से लिखा जा रहा है, उसे किन किन काल खंडों में विभाजित किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। इन सब का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत करते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा है वो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1357 तक। उसके उपरांत आपका जो मध्यकाल है, मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, भक्ति काल की समय सीमा। उसके बाद जो रीतिकाल है जिसे उत्तर मध्यकाल कहा गया है, उसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। उसके बाद जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो तीसरा चरण है वो है आधुनिक काल, जिसकी जो समय सीमा है वो है 1900 विक्रमी संवत से आगे। आपको पता होना चाहिए जो संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व चलता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से माना है। अगर ईस्वी सन की बात करें तो ये ठहरती है 943 ईस्वी, यानी कि जो विक्रमी संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसके अलावा हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका पहला जो विषय है DSC 1 का जो पहला कोर्स है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हम जो पहला चरण है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की हम चर्चा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत करेंगे। आदिकाल, आदि का मतलब है शुरू का, प्रारंभ। आदि का विलोम है अंत, अंत माने आखिरी। तो इसलिए आदिकाल इसको इसलिए कहा गया कि ये हिंदी साहित्य का शुरू का समय है, इसलिए इसको आदिकाल कहा गया। आदिकाल का जो अगर नामकरण की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने इस पे अपनी अपनी राय व्यक्त की है। किसी ने इसे आदिकाल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल किया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका नामकरण वीरगाथा काल किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वफन काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो एकमत है विद्वान वो आदिकाल के ऊपर है कि आदिकाल का जो नाम है, आदिकाल जो नाम है वो ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल पर बिल्कुल सटीक बैठता है। रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता है वो जो वीरगाथा काल है वो इसलिए है क्योंकि इस कालखंड में वीरगाथात्मक साहित्य की रचना की गई, इसलिए उन्होंने इस कालखंड का नामकरण वीरगाथा काल किया। लेकिन ऐसा नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि आदिकाल के अंतर्गत सिर्फ वीरगाथात्मक साहित्य की रचना नहीं हुई है बल्कि इसमें श्रृंगारिक और धार्मिक साहित्य भी रचा गया, इसलिए इसे वीरगाथा काल की संज्ञा देना उचित नहीं है। आपको आदिकाल का जो नामकरण है इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके उपरांत जो आदिकाल के अंतर्गत हम जो साहित्य पढ़ेंगे, आदिकाल के अंतर्गत क्या लिखा गया, किस प्रकार का साहित्य विद्वानों ने रचा, लेखकों ने रचा, कवियों ने रचा, तो वो 3 प्रकार की कोटि में उसे विभाजित किया गया है। राजाश्रित साहित्य, धर्माश्रित और लोकाश्रित। राजाश्रित का मतलब है राजा के आश्रय में जो रहकर जो लिखा गया उसे राजाश्रित कहा गया। धर्माश्रित के माने जिसमें धर्म की चर्चा हुई है। लोकाश्रित मतलब जो लोगों के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया। तो 3 प्रकार के साहित्य की हम चर्चा आदिकाल के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1
राजाश्रित साहित्य, नंबर 2 लोकाश्रित, नंबर 2 धर्माश्रित, नंबर 3 लोकाश्रित। इसके उपरांत हम आगे इसको पढ़ेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया उसकी क्या क्या मूल प्रवृत्तियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, किंतु इस वीडियो में मैं आपको इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही आपको जानकारी मैंने जो आज दी वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकता है, किसी को कोई संदेह है। आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, उसकी बोलियां, उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धाराएं चली, किस प्रकार का साहित्य रचा गया। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम आदिकाल में जो राजाश्रित साहित्य लिखा गया उसकी चर्चा करेंगे और आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन से कवियों ने अपना लेखन आदिकाल में किया, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।